मेरी बेटी केवीएस में केंद्रीय विद्यालय में था, और बेटी के बारे में बताना चाहूंगा तो साहब मोटिवेट होंगे कि वो 12th क्लास में 4 सब्जेक्ट में उसके 100 में से 100 मार्क्स हैं। 2022 को उसने 12th पास किया केंद्रीय विद्यालय संगठन में, वो फर्स्ट टॉपर है पूरे 1200 केंद्रीय विद्यालय में, वो फर्स्ट टॉपर रही है 499 मार्क्स लेके आउट ऑफ 500। 5वें सब्जेक्ट में 99 मार्क्स हैं, 4 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 है। लेकिन उसके लिए पहले से प्लान किया गया, पहले से तैयारी की गई, बहुत अच्छे से प्लानिंग की। पढ़ाई में भी कर सकते हैं, अपनी नॉलेज में कर सकते हैं, अपने रिलेशंस में कंपाउंड कर सकते हैं, और पैसे में भी कर सकते हैं। पहले करना होगा। चलिए, ये आपको समझ में आया सारा सारा है? और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन ना होने का मतलब होता है कि या तो हमें कुछ समझ में नहीं आया है, या सारा समझ में आ गया, अब हम कुछ और पूछना नहीं चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आते हैं टैक्स पर आते हैं। टैक्स पर आने बहुत सारे 11 के 12 के बच्चे कॉमर्स, सर कॉमर्स सेक्शन भी यहाँ पर क्या है? 5-6 बच्चे हैं। टैक्स सेशन हमें यहाँ पढ़ाया जाता है, अकाउंटेंसी में आप पढ़ते हैं टैक्स। आप देखते हैं कि ये पैसा जो बढ़ रहा है, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहां पर होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए, हम जॉब क्यों करते हैं? 1 लाख रुपए की जॉब क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि मेरे पास में 2 करोड़ रुपए नहीं है, मेरे बापू के पास में 2 करोड़ रुपए नहीं है। जब आप ये समझ जाएंगे परसेंटेज जो आपके 8th क्लास में पढ़ाया गया, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आप देखिए कि सपोज अगर कोई 50,000 रुपए की जॉब के लिए जाता है, जॉब करते हुए हमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं, हमें करना, और कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कॉर्पस आपका इकट्ठा हुआ है, वहां से इतना ब्याज आने लगे, इतना पैसा मिलने लगे कि आपकी सैलरी से वो ज्यादा हो जाए। उस सिचुएशन को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, कि पैसे के लिए काम नहीं करना, मुझे काम करने में मजा आता है इसलिए मैं ऑफिस जाता हूं, इसलिए मैं दौड़ता हूं, पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं। और ये सिचुएशन 14 साल से 20 साल में सभी के साथ आ सकती है, अगर थोड़ी समझदारी दिखाई जाए। जब अभी आपने देखा था फर्क था एफडी का और एक म्यूचुअल फंड का फर्क आया था। तो देखें, कोई भी आदमी 14 साल से 20 साल के बीच में सही इन्वेस्टिंग करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या हुआ? 50,000 रुपए आपको सैलरी मिल रही है। क्यों ले रहे हैं आप सैलरी 50,000 रुपए? क्योंकि आपके पास में 1 करोड़ रुपए नहीं है, फादर के पास में 1 करोड़ रुपए नहीं है। अगर होते तो क्या करते? क्या करते उसका प्लॉट? मैंने तो ये आंसर मैंने बच्चों को दिया, बच्चों ने बहुत सही आंसर दिए। लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन टीचर्स को दिया, टीचर फेल हो गए सर। उन्होंने कहा 1 करोड़ का हम प्लॉट खरीदेंगे और मकान लेंगे। मैंने कहा 1 करोड़ में आपको दे देता हूं और उसका क्या करेंगे? तो टीचर्स ने आंसर ज्यादातर ने दिया कि हम प्लॉट खरीद लेंगे। वो उसको डंप कर देते हैं, वो पैसे को मैनेज करना नहीं जानते। अगर आप इसकी भाषा समझेंगे, मैनेज करना समझेंगे, ग्रो करना उसको समझ जाएंगे, तो बहुत आपकी लाइफ आसान। पैसा करता क्या है? आपकी लाइफ में थोड़ा कंफर्ट लेके आता है, पीस लेके आता है, चॉइस देता है आपको कि आप बिना एसी के नहीं रहेंगे। वो चॉइस देता है आपको। आप देखिए कैसे, मैंने क्यों बताया ये बात आपको, इसलिए बताई कि अगर 1 करोड़ रुपए आपके पास में है, या आपने धीरे धीरे कर लिए इकट्ठे, आपकी जॉब 25,000 की है, 30,000 की है, 50,000 की है, और आप धीरे धीरे कॉर्पस आपने इकट्ठा कर लिया है, 1 करोड़ हो गया, तो क्या होगा? वो 1 करोड़ होते ही उसको बैंक में ही रखिए, 6% पे रखिए। 1 करोड़ का 6% कितना होता है? कितना होता है 6%? 1 करोड़ का 6% कितना होता है? 1 करोड़ का 6%, अरे 8th क्लास में था ये, कितना? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए का आपका ब्याज मिलेगा। लास्ट में आप लेना चाहते हैं, लास्ट में मिलेगा 6 लाख रुपए का ब्याज। उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से डिवाइड करें 6 लाख, कितना आएगा? 50,000 रुपए पर मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 की जॉब इक्विवेलेंट है 1 करोड़ के। आपके पास 1 करोड़ नहीं है, इसलिए 50,000 की जॉब चल रही है। सिंपल सा फंडा है। उसको अगर आप बैंक में भी रखेंगे तो क्या होगा? वहां पर आपको 50,000 पर मंथ मिलते रहेंगे, जिंदगी भर मिलेंगे, अगर बैंक 6% देने को तैयार है। लेकिन अगर उसको 6 की जगह आपने 10% रख दिया तो मैजिक होगा, आपका 1 करोड़ भी बढ़ता चला जाएगा और आपकी पेंशन भी बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये बात थी। अब आते हैं टैक्सेशन पे। लास्ट हम देखिए सर 2 मिनट और लेंगे, 2 से 5 मिनट बस, ठीक है सर। अब देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं टैक्सेशन की बात करते हैं। ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, सब लोग क्या करते हैं, लेंगे बोर्ड पे लेंगे, देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्लास में ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ का नेट चला तो मैं आपको बहुत सारे मैजिकल फिगर दिखाता, तो आप उससे और ज्यादा अच्छे मोटिवेट होते। तो मतलब कि हमें कैसे पैसा कमाना है और उसको कैसे इन्वेस्ट करना है
और कैसे उसको मैनेज करना है। लोग जानते हैं, घबराते हैं उससे। लोग प्रॉपर्टी में क्यों पैसा लगाते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लगाते हैं, वो डरते हैं पैसे को मैनेज करने से। 1 करोड़ आ गया है रिटायरमेंट के बाद में, 2 करोड़ आ गया है, तो क्या लेते हैं? उसका प्लॉट ले लेते हैं, मकान ले लेते हैं, क्योंकि वो डर लगा रहता है। जब तक उनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रहते हैं तो उनको धुक 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 होती रहती है, क्योंकि मैनेज करना कभी किसी ने बताया नहीं, उन्हें सिखाया नहीं गया। लेकिन अगर वो हो जाए तो उससे रेंटल इनकम आपको ज्यादा अच्छी आ सकती है, मकान से नहीं आएगी इतनी, उस पैसे से आ सकती है अगर मैनेज करना जानते हैं। अब आप देखें, एक सिनारियो देखते हैं। कैपिटल गेन टैक्स की बात करते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में है 11th में 12th में। और फाइनेंशियल लिटरेसी वाला जो टॉपिक है वो 8th क्लास से स्टार्ट हो गया है, सीबीएसई ने किया है, बहुत ही कम स्कूलों ने उसे अडॉप्ट किया है। 8th क्लास से लेकर 12th तक का फाइनेंशियल लिटरेसी पूरा का पूरा टॉपिक है, उसमें ये सारी चीज बताई जाती है, इन्हीं एग्जाम्पल्स के साथ में बताई जाती है। तो वो अगर इंटरेस्टेड है तो वो जरूर आप ऑप्ट कीजिए, अगर आपको मौका मिलता है 10th में 11th में 12th में कि फाइनेंशियल लिटरेसी को पढ़ने का। फाइनेंशियल लिटरेसी करके पूरा सब्जेक्ट है, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, ऐसी फाइनेंशियल लिटरेसी भी है। अब एक चीज देखें जरा, एक सिनारियो समझें। सपोज 1 करोड़ आपके पास में, आप रिटायर हो गए, 1 करोड़ आपके पास में है। उसमें आपने क्या किया? उसमें आपने जाके एफडी कराई और 6% का ब्याज मिला। उन्होंने बताया कितना? 6 लाख रुपए मिलेंगे। 12 से डिवाइड किया, 50,000 रुपए हर में मिलेंगे। अगर 6% का ब्याज बैंक देता रहता है तो 50,000 रुपए आपको पेंशन मिलती चली जाएगी। लेकिन क्या आपके हाथ में उतना आता है? नहीं आता है, क्योंकि उस पर लगता है टैक्स लगता है। बैंक पहले उसमें 10% काट लेगा, उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, वो कहेगा कि मेरा क्या, मुझे भी दो। आप 30% में आते हैं तो उसमें 30% टैक्स दो। तो 1 करोड़ का 6% 6 लाख रुपए तो होता है, लेकिन 6 लाख आपके हाथ में नहीं आते हैं, उस पर 30% का टैक्स लगता है। 6 लाख का 30% कितना हुआ? कौन बताएगा? 1,80,000। 1,80,000 रुपए तो टैक्स जाएगा। उस पर भी मोदी साहब को सबर नहीं आता है, वो कहते हैं इस पे एजुकेशन सेस भी लगेगा, 4% का एजुकेशन सेस भी लगेगा। 1,80,000 पे 4% और लगेगा, कितना? 7,200 रुपए। तो आपने देखा 1 करोड़ रुपए बैंक में रखा है, 6% के हिसाब से 6 लाख रुपए आता है, आपके हाथ में नहीं आता है। उस पर कितना टैक्स लग जाता है? 1,87,200 रुपए टैक्स पर चला जाता है। तो आप समझ रहे कि 6% का मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है? नहीं, वो मिल रहा है 4.128% का रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि आपके हाथ में आते ही इतने हैं, 4,12,800 रुपए आपके हाथ में आते हैं आफ्टर टैक्स। और बहुत सारे लोग टैक्स का ध्यान नहीं रखते। लेकिन अगर इसी चीज को अगर आपने किसी ऐसी जगह रखा है जहां पर कैपिटल गेन लगता है, ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में और बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं, हमारे बॉन्ड्स हैं, वहां पर उनके सेल पर नॉर्मल टैक्स नहीं लगता है, वहां पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वो पहले 10% था, अब 12.5% हुआ है। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि अगर आपने वही पैसे को अगर 6% के बॉन्ड में, 6% के आपने म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में रखा है, तो आपके पास 50,000 रुपए पर मंथ आ रहे हैं बिना टीडीएस कटे। और उस पर टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनती है? उसको मैंने टैक्स को कैलकुलेट किया है, टैक्स केवल आता है 11,000 रुपए। तो टैक्स देने के बाद में, कैपिटल गेन टैक्स देने के बाद में भी आपके पास में 6 लाख जो आपके पास आया, उसमें से 11,000 टैक्स चला गया, तो 5,89,000 आपके हैं। और बैंक में एक प्रोडक्ट में हमने रखा था तो वहां कितने मिले थे? 4,12,800 रुपए। दोनों फर्क है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना होता है कि टैक्सेशन कैसे होता है किसी भी कंट्री का, उसका भी ध्यान रखना होता है। अगर ये हम करते हैं तो बड़े आराम से चीजें हो जाती हैं। और अच्छा, मेरा फोन वहां इंगेज है, नहीं तो मैं आपको दिखा पाता फोन में ही कि मैंने क्या किया। मेरी बेटी ने फर्स्ट अटेम्प्ट ने 12th क्लास को टॉप किया सीबीएसई, और पहले अटेम्प्ट में उसने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जेईई का एग्जाम। तो कितने लोग यहाँ आईआईटी का एग्जाम देने की तैयारी में हैं, जो चाहते हैं वो आईआईटी की तरफ जाएं? कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग हैं जो आईआईटी की तैयारी में है? 1, 2, और जो चाहते हैं कि आईआईटी में जाके एडमिशन लें, बीटेक वहां से आईआईटी से करें? 2 लोग ही हैं बस केवल। अभी सोचा नहीं है तो सोचो। मेरी बेटी ने 7th क्लास में सोचा था, 7th क्लास से तैयारी कर रही थी वो, और ऐसे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने अभी नहीं सोचा है तो आप पीछे रह जाएंगे। आप ध्यान रखें, 2 करोड़ बच्चे आपके साथ दौड़ रहे हैं, 2 करोड़ बच्चे आपके साथ दौड़ रहे हैं, और उस दौड़ में आपने अभी सोचा नहीं है कि नहीं 12th पास करने के बाद में करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। और उसने 5-6 साल तैयारी की और पहले अटेम्प्ट में ही उसने आईआईटी
दिल्ली में वो पहुंच गई। अभी 3 साल कंप्लीट हुए हैं और उसको एक जॉब का ऑफर भी, इंटर्नशिप भी हुई, इंटर्नशिप के बाद में जॉब का ऑफर मिल गया है। 1 साल बाद जाके वो जॉब करेगी, लेकिन अभी उसकी जेब में जॉब का ऑफर है। 20 लाख पर एनम की जॉब का उसके हाथ में ऑफर, उसको पी पे मिल चुका है, जॉब का ऑफर है। तो अगर हम ढंग से प्लान करेंगे पढ़ाई में भी, पैसे में भी, तो बहुत अच्छी हमारी लाइफ होती है। जब उसकी, मैं एक रियल एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। जब उसकी फीस देने की बात आई तो आईआईटी की फीस आसान नहीं है, वो भी फीस काफी महंगी है। 4 लाख रुपए पर मंथ फीस देनी थी, 4 लाख रुपए पर एनम की फीस देनी थी, 16 लाख के आसपास। हमने उसको फीस नहीं दी, हमने क्या उसको फाइनेंस कराया, क्योंकि आईआईटी और आईएम में अगर आप हैं, आईआईटी आईएम और एम्स में है, तो केवल 6-6.5% पे आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है, स्कॉलर लोन, और वो भी आपको अपनी पढ़ाई के बाद में जाके तब देना होता है। तो आपको केवल तैयारी करनी है आईपी मेट की, आईआईटी की, नीट की, और बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेना है बस। वहां जाके बिल्कुल चिंता नहीं करनी फीस की, वो सब फाइनेंस हो जाती है, जॉब के बाद में वो रीपे हो जाता है। 2022 में जब है ना, मेरे धीरे धीरे मानसी के नाम से, बेटी का नाम मानसी है, मानसी के नाम से 1,000 रुपये 2,000 रुपये की एसआईपी कर रहा था, तो धीरे धीरे करते वो कॉर्पस हो गया 10 लाख के आसपास का। 18 की वो मेजर हो गई, मैंने उसको ट्रांसफर किया उसी के नाम से ट्रांसफर कर दिया। और मुझसे वो हॉस्टल का खर्चा मांग रही थी 3,000 रुपये। मैंने कहा नहीं, 3 नहीं 5,000 रुपये देंगे। क्या किया वहां पर, 10 लाख रुपए जो म्यूचुअल फंड में थे, वहां पर एक एसआईपी, सबने सुना है एसआईपी ठीक है, म्यूचुअल फंड ठीक है, वो कौन है, रोहित शर्मा बोलता है और सचिन भी आते हैं, धोनी साहब बोलते हैं म्यूचुअल फंड ठीक है, एसआईपी ठीक है, सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो वहां क्या किया कि वहां पर एक टर्म है एसआईपी, आपने सुना है, दूसरा टर्म होता है एसडब्ल्यू। इन चीजों को पढ़िएगा, इनको समझिएगा। मेरी कंपनी का नाम है अपना फिनमार्ट, यहां लिखा हुआ है अपना फिनमार्ट। अपना फिनमार्ट के आगे .in लगाएंगे तो वेबसाइट खुलेगी, अपना फिनमार्ट .in। कुछ टाइम उस पर बिताएं, कैलकुलेट करके देखें, जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर अपना फिनमार्ट.in खोलेंगे मोबाइल पे आके, तो जितनी टाइम हम लगा रहे हैं रील देखने में, सपना चौधरी का डांस देखने में, लगा रहे हैं कितने लोग देख रहे हैं सपना चौधरी का डांस? बहुत, सपना चौधरी नहीं होगी तो कोई और होगी, उसका डांस देख रहे हैं आप। और बहुत सारे लोग रील में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, तो उस टाइम में थोड़ा सा टाइम निकालें, और मैंने आपको बताया वहां जाकर थोड़ा सर्च करें, कैलकुलेट करना सीखें। ये जो कैलकुलेशन बता रहे थे, इनको खुद से करेंगे तो बहुत अच्छे से आप आगे अपने कैरियर में बढ़ सकते हैं, और कैरियर के बाद में आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। हमने बेटी के साथ में एजुकेशन प्लान की, वो अच्छी से कर गई। अब तो पैसे की बात कैसे की, देखो अभी मानसी के अकाउंट में 2022 में, सितंबर 2022 में 10 लाख रुपए थे। वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है SWP, हमने कहा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। वहां पर हमने SW का एक कमांड दिया कि 5,000 रुपए पर मंथ मिलना चाहिए। 10 लाख का 6% कितना होता है? बस मैंने यही पढ़ा है मैथ्स के अंदर में, परसेंटेज और कंपाउंडिंग। 2 चीज अगर आप सीख जाएंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। केवल 2 चीज पढ़नी है। 10 लाख रुपए बैंक में रखेंगे, 6% के हिसाब से साल का कितना मिलेगा? 60,000 रुपए ब्याज बढ़ता है। 60,000 को आप 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5,000 रुपए पर मंथ का बैठेगा। तो हमने वही 6% का फॉर्मूला लगाया, और 5,000 पर मंथ 1 तारीख को उसके अकाउंट में आ जाते हैं। 1 सितंबर को आ गए, फिर 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, और पूरे 30 दिन में वो 3,000 मांग रही थी मुझसे। मैंने कहा 5,000 मिलेंगे। 5,000 रुपए वो खर्च कर रही लगातार। 8 से 9 महीने हुए। 8 से 9 महीने बाद पता है क्या हुआ? 10 लाख का अमाउंट पहुंच गया 12 लाख 9 महीने बाद ही। क्यों पहुंच गया? सोचो जरा, क्यों पहुंच गया? हम तो पैसे निकाल रहे हैं, 10 लाख रखा हुआ है, वहां से पैसे हम निकाल रहे हैं, और निकालने के बावजूद भी वो 10 लाख का 12 लाख हो गया। जब 12, मैं बताऊंगा क्या हो गया। 12 लाख हो गया तो क्या किया हमने? फिर से वही दिमाग लगाया, 6%। अगर 10 लाख है, 6% के हिसाब से 60,000 होता है पर मंथ, 5,000 पर मंथ होता है, तो 12 लाख हो गया। तो क्या किया हमने? अब उस पुराने वाले SW कैंसिल किया, नई SW डाल दी 6,000 पर मंथ। अब देखिए मैजिक कैसे होता है। 10 लाख के 12 लाख हुए। अब मेरी बेटी के पास हॉस्टल का खर्चा कितना आ रहा है? 6,000 पर मंथ। उसके मुश्किल से 10-12 महीने बाद वो बढ़ के हो गया 14 लाख रुपए। तो फिर से चेंज किया, कितना किया? 7,000 पर मंथ। 1 तारीख को उसके पास वो खर्चा करने लगी। इसके बाद में उसका एक PPF अकाउंट मैच्योर हुआ, वहां से 2,10,000 रुपए मिले। वो भी उसने कहा कि पापा ये भी इसी में डाल दो। 14 लाख के कितने हो जाएंगे? 16 लाख। क्योंकि उसको लालच था 16 लाख हो जाएंगे तो कितने मिलेंगे? अब
8,000 पर मंथ। उसका ध्यान वही था कि 8,000 पर मंथ 1 तारीख को मुझे मिलेंगे और मैं उसको उड़ाऊंगी, 30 दिन में बराबर कर देना है। और उसके बावजूद भी पैसा बढ़ रहा है। अभी उसका जब इंटर्नशिप लगा तो इंटर्नशिप के भी 40 दिन में वो गई, 40 दिन के उसको 1,20,000 फिर से मिले, उसने वो भी डाल दिया उसमें। तो अब जाके वो और थोड़ा मार्केट नहीं अच्छा बना तो अब जाके वो 18 लाख हो गए हैं। आज उसके बाद में SWB कितनी आती है हर महीने, जो पेंशन बोलो, विड्रॉल बोलो, SWB बोलो, वो 8,500 रुपए हर महीने उसके पास में आते हैं। और ये सिलसिला चलता रहेगा ऐसे करके। 5 साल का टारगेट है कि वो 1 CR तक पहुंच जाएगी। 1 CR पहुंचने का मतलब 50,000 पर मंथ की एक पैसिव इनकम का इंतजाम कर लेगी और होगा, पक्का होगा। अच्छा, कैसे होता है ये, सोच के देखो कैसे होता है। कोई बताएगा ये मैजिक होता कैसे है? देखें कैसे होता है मैजिक। ये बहुत सिंपल सा मैथ्स है। बहुत बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। आप लोग इसको समझें। सपोज अगर 10 लाख है, 1 लाख है, या फिर वो 1 करोड़ है, उस पर कैलकुलेशन सेम ही रहेगी, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। सपोज आपने धीरे धीरे इकट्ठे कर लिए, जॉब से, अपने काम से 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। 1 करोड़ रुपए को आप जाके बैंक में रखते हैं, 6% के हिसाब से आपको 50,000 रुपए पर मंथ मिलता रहेगा अगर बैंक देता रहेगा, लेकिन उसमें टैक्स लग जाता है बहुत सारा। तो 50,000 नहीं आते आपके हाथ में, 34,600 रुपए आते हैं आफ्टर टैक्स। लेकिन अगर आपने उसको क्या किया, उस बैंक से वैसे निकाले 1 करोड़ रुपए, आप गए IDFC बैंक में। ये बैंक, SBI बैंक कितना दे रहा था? 6%। IDFC बैंक के पास गए, उन्होंने कहा कि हम 8% देंगे। तभी पीछे से आवाज आई बंधन बैंक की, उसने कहा कि हम 10% देंगे। अब सोचो अगर आपने 1 करोड़ रुपए को 10% पे लगा दिया है तो क्या होगा? 1 करोड़ का 10% कितना होता है? 1 करोड़ का 10% 10 लाख, साल का ब्याज होगा। लेकिन आप निकाल रहे हैं 50,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, 6% से निकाल रहे हैं। 50,000 पर मंथ निकाल रहे हैं तो कितना निकाल लिया साल भर में? 6 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए आपने रखा, 10% का ओनर बोला 10% ब्याज देंगे, ठीक है। 10% से वहां कितना पैसा जमा होगा और एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 10 लाख रुपए। लेकिन आपने वहां से निकाल कितना लिया? 6 लाख निकाल लिया। 6% के बाद 6 लाख निकाल लिया। 1 साल के बाद में वहां पर कितना बचा हुआ है? 4 लाख एक्स्ट्रा बचा हुआ है। 1 करोड़ तो आपका था ही, तो 1 करोड़ 4 लाख रुपए है। अगली साल फिर से 10% मिलता है तो क्या होगा? 1 करोड़ 4 लाख पे फिर से 10% मिलेगा तो 1 करोड़ पे तो 10 लाख मिलता, 4 लाख पे 10% 40,000 और मिलेगा। तो अगली साल का ब्याज जो रहेगा वो 10,40,000 होगा। लेकिन आप निकाल माना 50,000 ही रहे हैं, 6 लाख रुपए निकाल जाएंगे। तो अब दूसरे साल में क्या होगा? 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं जुड़ेंगे, 4,40,000 और जुड़ जाएंगे। 2 साल के बाद में कितना होगा? 1 करोड़ 8,40,000। क्या हो रहा है? ये आपको पेंशन भी मिल रही है, पैसा भी बढ़ रहा है। इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आप 6% से विड्रॉल कर रहे हैं और 12% से अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं। अगर 18 से बढ़ाए तो अगर यहां नेट चलता तो मैं आपको दिखाता, अगर वो 12 से बढ़े, 13 से बढ़े तो क्या होता है? आपका पैसा लगातार बढ़ता चला जाता है और आपको पेंशन भी लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती जाती है। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इनकी हमें जानकारी लेनी चाहिए, पर्सनल फाइनेंस को सीखना चाहिए। क्यों नहीं सीखते हैं लोग? अपने दिमाग का यूज नहीं करते हैं। मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। हर माइंड के अंदर 2 माइंड होते हैं, एक इधर एक लीडर वाला माइंड होता है, एक फॉलोअर वाला माइंड होता है। किसी के पास में फॉलोअर वाले माइंड पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लीडरशिप वाले माइंड का कम होता है, सबके पास होता है। जब भी किसी चीज की बात आती है तो हम क्या करते हैं? पापा से पूछ लेंगे, चाचा से पूछ लेंगे, शर्मा जी क्या कर रहे हैं वो करेंगे, वर्मा जी क्या कर रहे हैं वो करेंगे, उन्होंने ये किया है तो हम भी वही करेंगे। अगर सब वही कर रहे हैं और आप भी वही करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? सबके जैसा आएगा। सीधा सा है, बहुत कॉमन सेंस है। जो 99% लोग कर रहे हैं वही आप करेंगे तो रिजल्ट 99% के साथ में जो आ रहा है वही आपके साथ आएगा। आप चाहते तो हैं कि एक्स्ट्रा रिजल्ट निकालना, कि आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, उसके लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नई चीजों को सीखना पड़ेगा, अपने दिमाग को काम देना पड़ेगा। आपका माइंड जो होता है वो इतना लेथार्जिक होता है, वो कुछ सीखना नहीं चाहता। थोड़ी सी कैलकुलेशन दे देते हैं तो एकदम भग जाता है। कैसे? मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं, दो आप कैसे करते हैं। 8 + 8 + 8 बताइए कितना होता है? 8 + 8 + 8 3 टाइम। कितने जल्दी सबने आंसर दिया है। अब मैं इसको चेंज करता हूं,
8 into 8 into 8, 8 into 8 into 8, 512 500 हो जाएगा। ठीक, सही बता। इसका दिमाग बहुत तेज चला सर, इसको प्राइज मिलना चाहिए। प्रिंसिपल सर दोबारा फिर इसने आंसर दिया है, तो यहां पर हमें अब तो केवल 1-2 लोगों का आंसर आए। हम तो कितना आसानी से आंसर दिया था हमने, 8 + 8 + 8 24। जब मैंने पूछा 8 into 8 into 8, माइंड को कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो थकता, वो चाहता नहीं है बिल्कुल कैलकुलेशन करना। तो हम वही सबसे आसान रास्ता चूज करते हैं। शर्मा जी आप बता दो क्या करना है, वर्मा जी आप बता दो क्या करना है, सबका है ना पूछ लेते हैं और वही करते हैं। फिर रिजल्ट आपका उन्हीं शर्मा जी के जैसा आएगा, वर्मा जी के जैसा ही आएगा। अगर आप कुछ अलग रिजल्ट चाहते हैं तो आपको कुछ अलग सीखना होगा। कंपाउंडिंग केवल पैसे में काम नहीं करती है, नॉलेज में भी काम करती है, सबसे ज्यादा नॉलेज में काम करती है। जितना ज्यादा अपनी नॉलेज पे, अपने दिमाग पे काम करेंगे, आप समझिए ये दिमाग जो है वो बहुत पावरफुल है, इससे कुछ भी हो सकता है। मोदी साहब के पास भी 24 घंटे हैं, आपने देखा क्या दिमाग लगा क्या काम कर देते हैं वो। अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, वो क्या दिमाग से काम कर देता है। ठीक है ना, ये सारा दिमाग का खेल है। तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए लगातार, और नई नई चीजों को सीखते रहना चाहिए। नई चीजों को हम सीखते रहेंगे तो लगातार अपनी एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में, पढ़ाई के बाद में आप अच्छी जॉब में वहां भी होंगे। आपने देखा है कि मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, उसके बाद में फिर वो बोल देते हैं नहीं हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, 24 साल के हो गए हैं, अब पढ़ना लिखना बंद, पढ़ना लिखना बंद। जबकि असली पढ़ाई जब आप 24 साल के बाद जाते हैं तब शुरू होती है, और आपको रोज अपडेट करना होता है। हम रोज अपडेट करते हैं किस चीज को, अपने फोन को, करते नहीं करते हैं? 1 महीने बाद हर ऐप को अपडेट करते हैं, 1 साल बाद फोन को भी अपडेट कर देते हैं। हमें सोचते हैं हमें दिमाग को अपडेट करना है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को अपडेट नहीं कर रहे, इसलिए वो बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। आपके दिमाग में उल्टा सीधा क्वेश्चन आता है तो आप बैठे कैलकुलेट करें। आपके पास में बहुत अच्छे टाइम में जी रहे हैं आप लोग कि चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का यूज करें, फटाफट आंसर आपको वहां से मिलेगा। बहुत सारी वेबसाइट है, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। एक वेबसाइट आपको बताई दी, वहां से आपको आंसर मिलेगा, और सब कुछ पॉसिबल है। अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिएगा। 1% वाला रूल मैंने बताया था कि डेली अगर आप 1% अपने आप में इंप्रूव करते हैं, डेली 1%, एक पेज थोड़ा ज्यादा लिखिए, एक क्वेश्चन फालतू कीजिए। आप रोज 40 क्वेश्चन करते हैं तो अगले दिन 41 कीजिए, 42 कीजिए। करते करते आप मास्टर हो जाएंगे उस चीज के, और फिर चाहे आपका आईपी मैट हो, नीट हो, या जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, या फिर एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी आप जाना चाहते हैं वो बड़े आराम से एग्जाम क्लियर होंगे। जिस जॉब में जाना चाहते हैं वो जॉब आपको मिलेगी, जो काम करना चाहते हैं वो सब पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और आप लकी हैं कि आप ऐसे टाइम में हैं कि उसके लिए सारे टूल्स मौजूद है। हम लोगों के टाइम में मौजूद नहीं थे। मैंने जो सारी कैलकुलेशन जो आपको बता रहा हूं, ये सारी मैं डायरी लाने भूल गया। 2006 में मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, फाइनेंस को पढ़ना शुरू किया था। 2006 में मुझे मनी टुडे, आउटलुक मनी में एक मैगजीन मिली, पढ़ते में दंग रह गया कि यार ये तो बहुत मैजिकल चीजें हैं। जब मैंने कैलकुलेट किया और सारे अभी जो A = P1 + R पर 100 की पावर n, सर ने बोला लॉग लेके निकालना, मैंने लॉग लेके ही निकाला कि वो कब डबल होता है, ट्रिपल होता है। फिर उसका पूरा टेबल बनाया, बहुत टाइम लगा मुझे। वो डायरी मैंने अभी संभाल के रखी हुई है, यहाँ लाना भूल गया मैं। लेकिन आप लोग लकी हैं कि फट से कैलकुलेटर कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो आपके पास साधन ज्यादा है, उनका अच्छे से यूज करें, अच्छे से यूज करें। तो मेरी तरफ से यही था, किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछें, कोई भी क्वेश्चन, कैरियर से रिलेटेड और फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंस से रिलेटेड, 2 डोमेन में मैं आजकल काम कर रहा हूं। मैंने 30 साल, मैं 93 से लेकर 2003 तक मैंने अपना कोचिंग चलाया था। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 375 स्टूडेंट का कोचिंग सेंटर नॉन स्टॉप, 11 से लेकर अप टू MSc तक लगातार। 10 साल करने के बाद में फिर KBS में आ गया, 20 साल यहाँ जॉब किया। जॉब करने के बाद में जब सारी चीजें सॉर्टेड हो गई तो अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम बाहर आ गया, और हर कोई ये कर सकता है। 20 ईयर्स, जैसे जिस दिन 20 साल हुए 28 अगस्त को मैंने जाके लेटर प्रिंसिपल के हाथ में दे दिया कि बस सर मेरा हो गया BRS अपना। अब मुझे क्या है कि अब मुझे जो पसंद आता है वो काम करना है। हमने देखा, आप जाते हैं तो किसी बैंक में जाते हैं, किसी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, रेलवे काउंटर पर जाते हैं, वहां पर जाके आप फॉर्म भर के देते हैं कि भाई देखो मेरा ये लिखा है। वो कितनी घुरा के बोलता है कि ये गलत लिखा है, ऐसे लिखो वैसे लिखो। आप उससे पूछते हैं क्या लिखना है, तो वो बहुत घुरा के बोलता है। मैं जब उसकी शक्ल की तरफ देखता हूं तो मुझे राक्षस जैसा दिखाई देता है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग करते करते उसका चेहरा ऐसे हो जाता है, वो रोज गालियां देना शुरू करता है। वो 95% लोग गलत जॉब में, गलत काम में हैं। मेरा मिशन है कि मैं अगले 12 साल में
कम से कम 100 ऐसे फाइनेंशियल फ्री लोगों को तैयार करना चाहता हूं जो फाइनेंशियली फ्री होके अपनी पसंद का काम करें। आप अगर ढंग से इन्वेस्ट करते हैं, ढंग से उसको मैनेज करते हैं पैसे को, तो 14 से 20 साल में आपके पास वो सिचुएशन आ जाती है जब आप जो पसंद का काम है वो पसंद का काम करें। नई चीजों को सीखना है, अब अच्छे दौर में है, उसका अच्छे से यूज करें। थैंक यू, यही मेरी तरफ से था। थैंक यू स्टूडेंट्स।